हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम ये पार्ट थर्ड है एजुकेशन का। इसमें हम आपके एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो आप फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्ज़ाम्स के लिए आपका एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को इसका एजुकेशन का। सो वो हम डिस्कस करें। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। इस चैनल पे डेली आपके करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड होती है एंड मंथली भी एक वीडियो अपलोड हुई है, दूसरी जल्दी ही होने वाली है। GK/SSB और जो आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड और भी डोगरा डायनेस्टी एंड ऑल JNK की जो भी जनरल नॉलेज है उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं एंड होंगी। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पे अपलोड हो रही है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फुल बेनिफिट ले सकें। ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैडलर कमीशन, उसकी जो भी रिकमेंडेशंस है उसका इम्पैक्ट क्या रहा है इंडियन एजुकेशन पे वो। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे सार्जेंट कमीशन, उसकी क्या रिकमेंडेशन दी उसने और क्या उसका इफ़ेक्ट रहा, इम्पैक्ट रहा इंडियन एजुकेशन पे, वो करेंगे। देन हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके नाम राधाकृष्ण जो था कमीशन थी, उसकी हम बात करेंगे, उसके रिकमेंडेशंस करेंगे। एंड देन हम करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन, और उसने क्या रिकमेंडेशंस दी वो हम करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सैडलर कमीशन या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी जिसको बोला जाता है। सो ब्रिटिश पीरियड में भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारी कमेटीज़ बनाई गई कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, उसके डेवलपमेंट हो एंड इस फील्ड में। सो जैसे काशी हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1916 और 1918 में बनी थी। ठीक है। बहुत से कमीशन जिन्होंने मतलब यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की इंडिया में। 1917 में एक कमीशन अपॉइंट की गई, बनाई गई, जो डॉक्टर माइकल सैडलर थे उनकी चेयरमैनशिप के अंदर, जो कि लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ठीक है। वो क्यों बनाई गई? जो भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स थी उनके रिगार्डिंग में जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए उसको सेटअप किया गया था। उसकी जो मेन उसने जो रिकमेंडेशंस बनाई यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी, वुमेन और प्रोफेशनल एजुकेशन रिलेटेड, वो बनाई उसने। ठीक है। और साथ ही साथ उसने इंटर कॉलेज काउंसिल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी रिकमेंड की। जो कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी मार्च 1919 में गवर्नमेंट को, और कुछ सजेशंस उसने रिफॉर्म्स के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए दिए। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम रिकमेंडेशन थी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, जो कमीशन है उसने महसूस किया जो कि काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है सेकेंडरी एजुकेशन में, ताकि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले जो एडमिशन स्टेज फॉर यूनिवर्सिटी है। ठीक है। जो एडमिशन होगी यूनिवर्सिटी में वो मैट्रिकुलेशन की जो स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जो, उन सभी को पास करने के बाद ही आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। अब इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए उन्होंने क्या बोला कि ये क्लासेस यूनिवर्सिटी से अलग होनी चाहिए, उनको हाई स्कूल्स में ऐड कर देना चाहिए, लेकिन न्यू टाइप की इंस्टीट्यूशंस जिनको हम इंटरमीडिएट कॉलेजेस बोलते हैं वो भी क्रिएट होनी चाहिए। फिर 3 ईयर डिग्री कोर्स उन्होंने बोला कि जो डिग्री कोर्स है वो 3 ईयर का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में ट्यूटोरियल और जो सेमिनार्स हैं इनका प्रोविज़न भी होना चाहिए। जो करिकुलम है मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से मतलब डाइवर्सिफाइड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। फिर आगे फाइनेंस, जो प्रॉपर प्रोविज़न है फाइनेंस के, वो सेकेंडरी स्कूल्स अच्छे से रन कर पाएँ, एफिशिएंटली और स्मूथली वो चलें, इसके लिए फ़ाइनेंस का प्रोविज़न भी बनाना चाहिए। मदर टंग जो है हमारा वो स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो मदर टंग में होने चाहिए। ठीक है। फिर जो एक बोर्ड होना चाहिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन का हर प्रोविंस में। जो बोर्ड होगा ऑटोनॉमस होगा और मतलब हर तरह के ऑफिशियल इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस से फ्री होगा। उस पर कोई भी उसके जो भी वो काम करेगा, जो भी वो करेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। उसमें 15 to 18 मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस और हाई स्कूल को रिप्रेजेंट
करेंगे। ठीक है, फिर आगे कि साइज़ क्या है इंटरमीडिएट क्लासेस के साइज़ को लेकर उन्होंने बोला कि जो इंटरमीडिएट स्टेज पे जो क्लासेस होंगी वो छोटी होनी चाहिए, ताकि जो टीचर और स्टूडेंट है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सकें। जो हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगी उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी कि जैसे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटीज़ पे वो कम होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन होगी टीचर्स की वो सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो सिलेक्ट करेगी और सिलेक्शन कमेटी में एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बोला कि सीनेट सिंडिकेट की जगह पे एक कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो यूनिवर्सिटी को मैनेज करेगी। उसके जितने भी अफेयर्स हैं उनकी मैनेजमेंट वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर है अकेडमिक काउंसिल। ठीक है, अकेडमिक काउंसिल एक सेटअप होनी चाहिए क्या एग्ज़ाम कोर्स डिग्रीज़ को अरेंज करने के लिए। 3 ईयर डिग्री कोर्स जो हो गया, ड्यूरेशन जो 3 ईयर डिग्री कोर्स की वो आई एम सॉरी जो ड्यूरेशन है डिग्री कोर्स की वो इंटरमीडिएट स्टेजेस के बाद 3 साल की हो जानी चाहिए। जैसे कि अभी हमारा जो कॉलेज ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 3 साल का होता है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड करिकुलम अगेन की जो करिकुलम है वो डाइवर्सिफाइड होने, वेरियस सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए। ठीक, फिर आगे 2 टाइप के कॉलेजेस के उन्होंने बोला कि 2 टाइप के कॉलेजेस होने चाहिए। सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी एरिया के बाहर होता है और दूसरा जो यूनिवर्सिटी एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, फिर ने बोला ओरिएंटल जो स्टडीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी में कल्टीवेट होनी चाहिए। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो मुस्लिम्स को दी जाती हैं, उनका क्या कहना था ब्रिटिशर्स का कि जो मुस्लिम कम्युनिटी वो एजुकेशन में काफ़ी बैकवर्ड है। सो इसलिए मुस्लिम एजुकेशन को उन्होंने एनकरेज किया। जो स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट जो भी थे उनको सेफ गार्ड भी किया। ठीक है, इससे उनका कहना है सेफ गार्ड किया जाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड है एजुकेशन में। जो एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए, उनका कहना है कि हर यूनिवर्सिटी में एक फ़िज़िकल डायरेक्टर ऑफ फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी अपॉइंट होना चाहिए ताकि वो बच्चों का फ़िज़िकल वेलफेयर हेल्थ देख सके। ठीक है, फिर आ गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो एसेंशियल फ़ीचर्स थे उन्होंने बोला रिकमेंडेशन दी जिसके रिगार्डिंग कि यूनिट जो कमीशन ने ऐसा महसूस किया, कमीशन ने बोला कि एक यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कैलकाटा में। जो भी मतलब स्टूडेंट्स का जो बढ़ रहा है मतलब स्टूडेंट्स के नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में उसको एडजस्ट कर सके। फिर जो कमीशन ने कहा कि जो टीचिंग रिसोर्सेज हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि एक टीचिंग यूनिवर्सिटी क्रिएट हो सके। फिर आगे न्यू यूनिवर्सिटी सेंटर जो कमीशन था उसने कहा कि एक अच्छी मतलब जो कॉलेज है कोलकाता का तो उसके नेबरिंग जो एरियाज़ हैं उनका काफ़ी अच्छी डील है। सो इसलिए कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो मुफस्सिल कॉलेजेस हैं वो डेवलप होने चाहिए ताकि ग्रेजुअल जो इंक्रीज़ हो रहा है न्यू यूनिवर्सिटी सेंटर में वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, फिर आगे वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या कहा कि वुमेन एजुकेशन की फील्ड में प्रोग्रेस लाने के लिए उन्होंने कमीशन ने बोला कि सबसे पहले गवर्नमेंट को पर्दा स्कूल स्टार्ट करने चाहिए उन गर्ल्स के लिए जो अपने गर्ल्स को मतलब अपने डॉटर्स को एजुकेट करना पढ़ाना चाहते हैं अप टू 15 और 16 ईयर्स तक। ठीक है, फिर कुछ प्लेसेस में जहाँ सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है गर्ल्स के लिए वहाँ कमीशन ने रिकमेंड किया कि को एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए। फिर वुमेन ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो वुमेन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए। मेडिकल कोर्सेज वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रोविज़न बनाए। फिर एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया वुमेन एजुकेशन का जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बनना था। ठीक है, इट शुड और उसके अंडर जो स्पेशल कोर्सेज वुमेन के लिए ऑर्गेनाइज किए गए और उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ टीचर्स ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन के लिए ऑफ़र की गई। फिर आ गया टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। इस रिगार्ड में जो कमीशन है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी जैसे सब्जेक्ट जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या बोलते हैं एजुकेशन को एक सब्जेक्ट बना दिया जिसका स्टडी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट कोर्स में होगी। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में बनाया गया। ट्रेन टीचर्स जो थे उनके नंबर में इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, बिना किसी देरी के। फिर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कमीशन ने जो फेल्ट किया महसूस किया कि जो एजुकेशन है सिर्फ उनको मतलब इस तरह की एजुकेशन देने की वो फिर गवर्नमेंट पोस्ट में ही उनके लिए प्रिपेयर हों बल्कि उनको टेक्नोलॉजिकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं
उनमें हमें अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना इंक्लूड करना है, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा सक्सेसफुल स्टूडेंट कैंडिडेट्स को अवार्ड किए जाने चाहिए। प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड किए जाएँ यूनिवर्सिटी करिकुलम में। फिर जो रिवीजन है इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जो कोर्सेज़ हैं वो रिवाइज़ होने चाहिए, जो प्रेजेंट नीड्स हैं स्टूडेंट्स की उनको मतलब इंटरमीडिएट कॉलेज में। फिर आगे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कोऑर्डिनेशन हो वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के वर्क में, इसलिए उन्होंने एक कमीशन रिकमेंड की जो कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड मतलब बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। अब सैडलर कमीशन के इंडियन सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन था उस पर क्या इम्पैक्ट था। जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सैडलर कमीशन ने बहुत से चेंजेस लाए यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में, बहुत से न्यू चेंजेस लाए गए जो कि अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट जिन्होंने की हेल्प से यूनिवर्सिटीज़ की हुई, ठीक है। जो चेंजेस हैं जो कमीशन ने सजेस्ट किए थे उससे क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडीज़ बन के नहीं रह गई बल्कि वो सेंटर्स बन गए टीचिंग और रिसर्च के, ठीक है। फिर आगे टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने रिकमेंड किया कि डिफरेंट टेक्निकल प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस होने यूनिवर्सिटी में। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हमारे इंडिया की यूथ थी उसको मिली, ठीक है। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब उन्होंने क्या कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि मदर टंग को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो कंटेंट है वो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। फिर आ गया कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। रिकमेंडेशन दी कमीशन ने कि बहुत सी न्यू यूनिवर्सिटीज़ कंट्री में ओपन की जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन ऑफ वुमेंस। जो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसकी वजह से फर्दर स्कूल स्टार्ट किए गए स्टूडेंट्स के लिए अप टू एज ऑफ 15 to 16। सेपरेट स्कूल्स बनाए गए। जो कमीशन था उसने को एजुकेशन को भी सिस्टम को भी उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके अलावा वुमेन जो टीचर्स थी और मेडिकल कोर्सेज में ट्रेनिंग के लिए उन सभी के प्रोविजंस भी इस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बनाए गए थे, ठीक है। फिर आ गया ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट और बीए एग्जामिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ताकि टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर किया जा सके। इसकी वजह से क्या हुआ था जो ट्रेन टीचर्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारे इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन। सो रिकमेंडेशंस थी जो कमीशन की, उसकी वजह से क्या हुआ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, रीओरिएंटेट किया गया। फिर इंटरमीडिएट क्लासेस थी उनको यूनिवर्सिटी और 3 डिग्री कोर्स से अलग किया गया। इंटरमीडिएट क्लासेस को मतलब यूनिवर्सिटी से अलग करके अलग किया गया और एक 3 ईयर डिग्री कोर्स इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। जो स्ट्रेस किस पे ट्यूटोरियल क्लासेस और सेमिनार्स के ऑर्गेनाइजेशन पे दिया। करिकुलम उन्होंने बोला डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। वर्नाकुलर मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी मदर टंग होगी उसको एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया। जो कोर्सेज होंगे मेडिसिन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कॉमर्स एजुकेशन आर्ट्स वो भी स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट आ गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसने कमीशन रिकमेंडेशन दी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटी पे उसको रिड्यूस करना चाहिए। एकेडमिक काउंसिल सेटअप की गई यूनिवर्सिटीज़ में। जो क्लोज कॉर्पोरेशन थी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रैक्टिस में आई। जो सिलेक्शन कमेटी एक बनाई गई अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए। फिर आ गया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंटर कॉलेज काउंसिल भी बनाई गई। ये बनाई रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन मतलब कमीशन के रिकमेंडेशन पे, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज का उन्हीं काउंसिल से बना है। तो ये आ गया हमारा सैडलर कमीशन। अब हम पढ़ेंगे सार्जेंट रिपोर्ट और या सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट। एक इम्पॉर्टेंट जिसको लैंडमार्क बोलते हैं हिस्ट्री में इंडियन एजुकेशन में वो है ये। सेकेंड वर्ल्ड के वॉर क्या हुआ जो गवर्नमेंट अटेंशन थी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो ही कि जो इंडियन लाइफ है
उसके डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए जाएँ, ठीक है। का जो वेरियस फेजेस थे पोस्ट और पीरियड के, उसमें इन रिक्वायरमेंट की वजह के को देखते हुए जो रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी थी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल सर जॉर्ज सर्जेंट, उन्होंने जो कि एजुकेशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जो भी पोस्ट और एजुकेशनल डेवलपमेंट थी इंडिया उस पर, ठीक है। ये CABE के जो रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में हर स्टेज एजुकेशन की प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसको कंसीडर किया गया और बहुत से जो मेजर्स थे वो सजेस्ट किए गए कि हर स्टेज को आप रिफॉर्म करो, ठीक है। 1944 में उन्होंने जो सर जॉन सर्जेंट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट CABE को जो रिपोर्ट सबमिट की और बोर्ड ने जो भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी उसको सजेस्ट उसको एक्सेप्ट किया और उन रिकमेंडेशंस को इन्फोर्स भी किया, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है उसको हम सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन, सार्जेंट रिपोर्ट पोस्ट और एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम या रिपोर्ट बाय CABE 1944 बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन से इन्होंने रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस दी कि नर्सरी स्कूल अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे सफिशेंट बच्चे हैं, ठीक है, रीजनेबल रेडियस में, वहाँ पे उनको सेपरेट नर्सरी स्कूल्स या डिपार्टमेंट बनाने हैं, ठीक है। फिर आ गया लेडी टीचर्स की अपॉइंटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लेडी टीचर्स को नर्सरी स्कूल में अपॉइंट करना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए इस पर्पज़ के लिए। फिर आगे हमारा कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, उन्होंने बोला कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन उसको टोटली फ्री कर देना चाहिए। जो इन स्कूल्स में जो अटेंडेंस होगी वो कंपलसरी नहीं होगी, अपनी मर्ज़ी है, वो अटेंडेंस कंपलसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो पेरेंट्स होंगे उनको पर्टिकुलर उनकी जो मदर्स होंगी वो उनको परसुएड किया गया कि वो अपने बच्चों को, अपने इन्फेंट्स को स्कूल ज़रूर भेजें। फिर इस स्टेज में जो चिल्ड्रन हैं उनको स्पेशल जो सोशल एक्सपीरियंस वो दिया जाना चाहिए रादर देन फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। फिर आती है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन। रिपोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी और रिकमेंडेशंस दी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि एक सिस्टम बनाना चाहिए यूनिवर्सल कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होगा, उन बच्चों के लिए जो 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में होंगे, ठीक है। जो लिमिट थी 40 ईयर्स की वो फिक्स हो गई। रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिबिलिटी की बात करें, इसमें ट्रेन टीचर जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरत है उनकी, तो इसको टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने लेस देन 40 ईयर्स वालों को अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट उन्होंने सेट कर ली। फिर आगे पैटर्न ऑफ बेसिक एजुकेशन टू बी फॉलोड, जो रिपोर्ट से उसने सजेस्ट किया जो जनरल करेक्टर इंस्ट्रक्शन के वो प्रोवाइड होने चाहिए और फॉलो जो भी गाइडलाइंस CAB की 2 कमेटी रिपोर्ट्स में दी गई हैं उन सभी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए बेसिक एजुकेशन पे। तो जो बेसिक स्कूल्स थे अब वो उनके 2 टाइप्स में उनको डिवाइड किया था, जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक। जो जूनियर बेसिक थे इन स्कूल्स में जो एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स के बच्चे थे उनको एजुकेशन दी जाती थी, उनको कंपलसरी बना दिया गया था। फिर सीनियर बेसिक स्कूल में 11 to 14 ईयर्स के बच्चे स्टडी करते थे। फिर था कि लर्निंग थ्रू डूइंग, उन्होंने उस टाइम लर्निंग थ्रू डूइंग जो एक्टिविटी होती है, काम करके आप सीखो, इसको उन्होंने एनकरेज किया। बेसिक क्राफ्ट जो भी लोकल कंडीशंस को सूट करते हैं उनको प्रमोट किया गया। जो क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम था उसको जो पूरा करिकुलम होता है उसको कोरिलेट किया गया बेसिक क्राफ्ट के साथ। कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, जो सीनियर बेसिक स्कूल थे वहाँ पे कॉर्पोरेट लिविंग उनको प्रोवाइड की गई। इस तरह की लिविंग से क्या होता है, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग आती है, ऑर्गेनाइज गेम्स आती हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्लास में दिए जाते हैं। फिर आगे इंटरनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस की जगह इंटरनल जो एग्जामिनेशन उसका प्रोविजन बनाया गया और सर्टिफिकेट एक दिया जाता था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़, ठीक है। जो वुमेन टीचर होती थी उनका नंबर बढ़ाया गया, जो ट्रेंड वुमेन टीचर्स थी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट और सर्विसेज टीचर्स है उसको रेज़ किया गया, इम्प्रूव किया गया। मदर टंग को उन्होंने यूज़ किया एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री स्कूल्स में। फिर आ गया हमारा इंग्लिश की टीचिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश बच्चों को सिखानी है, पढ़ानी है
इस स्टेज में, मतलब कहाँ पे, बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन की स्टेज है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ गया सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो 6 ईयर ड्यूरेशन की होती है फॉर एज ग्रुप 11 to 17 ईयर्स। तो रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया 20% जो चिल्ड्रन हैं जूनियर बेसिक स्कूल्स वो हाई स्कूल में एडमिट किए जाएंगे। बच्चों की जो सिलेक्शन होती थी हाई स्कूल्स के लिए वो उनके एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल पर्पस के बेसिस पे की जाएगी। जो एम्स होंगे हाई स्कूल एजुकेशन के, कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब उनको टर्न आउट स्टूडेंट्स हमने बनाना है, मतलब होने चाहिए वो जिन्होंने एजुकेशन रिसीव की है जो उसमें फ़िट करते हैं। फिर आगे हाई स्कूल के टाइप्स क्या होने चाहिए, जो सबसे पहले एकेडमिक हाई स्कूल्स, ठीक है। ये वो स्कूल्स होते थे, ये स्कूल्स आर्ट और प्योर साइंस के जो स्ट्रीम है उसमें इंस्ट्रक्शंस देंगे। टेक्निकल हाई स्कूल जो होंगे उनमें अप्लाइड साइंस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉमन कोर करिकुलम, इसमें दोनों तरह के हाई स्कूल्स आएंगे और कॉमन कोर करिकुलम ह्यूमैनिटीज़ का बाकी एग्जिस्टिंग कोर्सेज के साथ होगा, ठीक है। आर्ट और म्यूज़िक हो गया, हर दोनों स्कूल्स में आर्ट म्यूज़िक एक इंटीग्रल पार्ट होगा करिकुलम का। जबकि जो हालांकि जो गर्ल्स होंगी वो डोमेस्टिक साइंस को अपना सब्जेक्ट एज अ कोर्स चूज़ कर सकती हैं। फिर इजी ट्रांसफ़र हो गया कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर जो बेसिस होते हैं रूरल एरिया में, रूरलाइज एरिया में एग्रीकल्चर बेसिस दिए गए करिकुलम में, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है मदर टंग को। अगेन इन्होंने एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया। इंग्लिश सेकेंड कंपल्सरी एजुकेशन बना दी गई। फिर करिकुलम सब्जेक्ट्स आ गए हमारे कि कॉमन सब्जेक्ट्स, दोनों टाइप के स्कूल्स में कुछ सर्टेन कॉमन सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि मदर टंग, जैसे कि मदर टंग इंग्लिश, मॉडर्न लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अकेडमिक हाई स्कूल, तो ये सजेस्ट किया गया कि क्लासिकल लैंग्वेज, सिविक्स और होम साइंस की टीचिंग के लिए प्रोविज़न बनाने चाहिए। प्रोविज़न जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे वर्क, वुड, मेटल वर्क, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कमर्शियल सब्जेक्ट्स, इनकी स्टडी भी के लिए भी जो प्रोविजंस है वो होने चाहिए। फिर आती है हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कुछ पॉइंट, जैसे कंडीशन ऑफ एडमिशन, जो कंडीशन थी एडमिशन की वो रिवाइज होनी चाहिए ताकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो फुल एडवांटेज यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ का ले सकें। बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी चाहिए जो बच्चे गरीब हैं। इंटरमीडिएट जो कोर्सेज़ होंगे उनको एबॉलिश करना चाहिए। इंटरमीडिएट जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए न्यू अरेंजमेंट बनाने चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि जो फर्स्ट ईयर होगा इंटरमीडिएट कोर्स का वो हाई स्कूल से अटैच्ड होगा और जो सेकेंड ईयर होगा कोर्स का वो यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होगा। जो लेंथ होगी यूनिवर्सिटी कोर्स की वो 3 ईयर ड्यूरेशन की होगी। जो ट्यूटोरियल सिस्टम था वाइडली एक्सटेंडेड था। पर्सनल कॉन्टैक्ट स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है वो इनकरेज किया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज होगी उस पर एक हाई स्टैंडर्ड अचीवमेंट का पर्टिकुलर जो प्योर अप्लाइड साइंसेस है वो एम्फोसाइज किया गया। फिर आ गया सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स। जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि जो रिम्यूनरेशन और सर्विस कंडीशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस टीचर की उनको इम्प्रूव किया जा सके। जो रिपोर्ट है उसने यूजीसी की अपॉइंटमेंट के लिए सजेशन दिया ताकि टीचिंग लर्निंग मेथड को इम्प्रूव किया जा सके। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो थी उससे रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशंस दी जैसे ताकि वो जो एग्जिस्टिंग नीड्स थी उनको सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव और रिसर्च वर्कर जैसे होते हैं सर्च पर्सन, मतलब इस तरह के लोग हैं जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन उनको मतलब ली होनी चाहिए उन्होंने हाई स्कूल्स में। फिर जो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए फुल टाइम कोर्स के लिए ताकि टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसके लिए। फिर माइनर एग्जीक्यूटिव और जूनियर वर्कर्स, इस कैटेगरी में 4 मैन आते थे, 4 शायद आते थे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको टेक्निकल हाई स्कूल्स के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको वो देनी चाहिए ट्रेनिंग, हाई क्लासेस की ट्रेनिंग के लिए। फिर आगे स्किल्ड क्राफ्टमैन, दीज जो है टेक्निकल हाई स्कूल से इनको रिक्रूट करना चाहिए या फिर उनमें से जो उन्होंने कि क्राफ्ट वर्क में बेसिक में मास्टर्स किया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रियल स्कूल्स होंगे 2 या 3 फुल जो फुल टाइम
कोर्स है उसके थ्रू, ठीक है। फिर आगे सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीनियर बेसिक स्कूल्स पढ़ा है और कुछ क्राफ्ट के साथ, वो इस कैटेगरी में के वर्कर्स में उनको शामिल किया जाता था। फिर आगे रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, जो कमेटी थी उसने टीचर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे टीचर रिक्रूटमेंट के लिए प्री बेसिक और जूनियर बेसिक में 30 बच्चों के लिए एक स्टूडेंट होना चाहिए, सीनियर बेसिक स्कूल में 25 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए, हाई स्कूल में एक टीचर हर 20 बच्चों के लिए होना चाहिए। प्रैक्टिकल और जो नीड बेस्ड कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराने चाहिए स्कूल्स में, स्कूल की नीड से रिलेटेड। फ्री ट्रेनिंग जो कॉलेज स्कूल्स हैं उनमें दी जानी चाहिए। सैलरी स्केल जो है टीचर्स का वो इम्प्रूव होना चाहिए, जो सर्विस कंडीशन है टीचर की वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज होने चाहिए टीचर्स के लिए। रिसर्च फैसिलिटीज़ भी टीचर्स को दी जानी चाहिए। अब बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले कि फिजिकल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट होना चाहिए बच्चों का बायएनुअली। फिर मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट्स का प्रॉपर्ली मेंटेन हो चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन जो है, फिज़िकल ट्रेनिंग है जो वो कंपलसरी बना देनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए। तो रिक्रिएशनल जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। सबसे पहले जैसे प्रोविजनल फॉर रिक्रिएशनल सोशल एक्टिविटीज़, जो मतलब ये जो रिक्रिएशनल सोशल एक्टिविटीज़ है ये ऑर्गेनाइज होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर बहुत सी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब स्कूल में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट टेस्ट को वो क्या कर सके, सूट कर सके। फिर आगे एज लेवल, उनकी जो स्टूडेंट्स की एज होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। अब सार्जेंट कमीशन का क्या एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पे इम्पैक्ट रहा, वो आगे की जो ट्रेनिंग थी टीचर्स की, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई और ज़्यादा सारे ट्रेन टीचर्स जो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, उनकी मतलब उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो एस्टेब्लिश किए गए ताकि प्री प्राइमरी बेसिक हाई स्कूल टेक्निकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। फिर हैंडीकैप जो चिल्ड्रन थे उस मतलब उनके एजुकेशन के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इनको ट्रेनिंग दी गई और स्पेशल अटेंशन इन बच्चों के एजुकेशन में गवर्नमेंट ने दी, ठीक है। स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई सॉरी इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट के, कलर के, क्रीड क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को हर बच्चे को स्टूडेंट्स को दी जाती थी, ठीक है। प्रोविजंस अलग अलग स्टेजेस पे एजुकेशन के अवेलेबल होते थे। फिर आगे की रिपोर्ट ने एक जो अडल्ट एजुकेशन के सिस्टम में एक चेंज लाया, सेपरेट अडल्ट स्कूल्स बनाए गए, स्पेशल करिकुलम फ्रेम किया गया उनकी एजुकेशन के लिए और जो टीचर्स उनको स्पेशली ट्रेन किया गया एडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक। फिर आगे जनरल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो सार्जेंट रिपोर्ट थी उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया इंडस्ट्रियल वोकेशनल एजुकेशन पे। उनकी मतलब रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से उन्होंने क्या किया, हायर और लोअर कैटेगरी के जो वर्कर हैं, स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। किसके मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एम्प्लॉयमेंट यूथ को मिले। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हुई, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था वो एग्जिस्टेंस में आया। इस ब्यूरो ने जो भी रिक्वेस्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एजुकेटेड यूथ को डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वो दी, ठीक है। फिर आगे इम्प्रूवमेंट इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का जो नर्सरी स्कूल थे वो बनाए गए 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए और उनको जूनियर बेसिक स्कूल से अटैच किया गया और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी उसको फ्री बना दिया गया। तो फिर आ गया चेंजेस हुए जो बेसिक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे उससे उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी इनके रिलेटेड। एंड जो बेसिक एजुकेशन था वो क्राफ्ट सेंटर बना गया, टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए सेकेंडरी स्टेज पे, यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई ताकि हायर एजुकेशन को फाइनेंस किया जा सके, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो उसको रेज़ किया गया। फिर नेशनल स्कीम्स जो मतलब उन्होंने बनाई, फर्स्ट टाइम नेशनल स्कीम बनाई गई एजुकेशन के लिए, उसकी जो भी स्कीम थी वो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड उसको रेज़ करने के लिए बनाई गई थी। फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए गए, ठीक है। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बनाई गई प्रोविंस लेवल पे, जो कोऑर्डिनेशन थी यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन बॉडीज़ में वो बनाई गई। क्लोज कॉर्पोरेशन जो थी सेंट्रल प्रोविंस
गवर्नमेंट में वो आएगी। एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड था वो हर प्रोविंस में बनाया गया। सो दैट्स ऑल सार्जन कमीशन का। अब हम नेक्स्ट करेंगे राधा कृष्ण कमीशन। ये है, अभी तक हमने पहले पढ़ा, हमने वैदिक एज में, फिर बुद्धिस्ट पीरियड में पढ़ा, फिर हमने मुस्लिम पीरियड में पढ़ा, देन हमने किया कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या था। अब ये है एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कोई राधा कृष्ण मिशन जिसमें आता है, सो उसके वो पढ़ेंगे हम और उसके रिकमेंडेशंस करेंगे, एंड देन इंडियन एजुकेशन कमीशन हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले राधा कृष्ण जो कमीशन था 1948 to 49। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया एजुकेशन की फील्ड में वो था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, सो एक डिस्टिंग्विश्ड मतलब काफ़ी जाने माने स्कॉलर थे, फार्मर वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। जो कमीशन वो उसको अपॉइंट क्यों किया गया, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उससे रिलेटेड उनको रिपोर्ट मतलब देनी थी, और जो भी इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन के लिए उनको सजेशंस भी देने थे। ठीक है, तो December 6, 1948 में इनाग्रेट हुई थी और अपनी रिपोर्ट्स 1949 अगस्त में दी थी। तो इसका जो रिकमेंडेशंस थे उनमें सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सो ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, तो उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन का काम सिर्फ इंटेलेक्चुअल सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर्स इंडिविजुअल की ट्रेन नहीं करनी है एजुकेशन ने, बल्कि उसके हार्ट को मतलब उसके हार्ट को भी इन्फ्लुएंस करना है और उसके जो स्पिरिट है उसको रिफाइन करना है। फिर साइंटिफिक स्पिरिट एजुकेशन, जो उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक इंक्वायरी माइंड डेवलप करना चाहिए जो कि क्यूरियोसिटी से भरा हो, जिज्ञासा से भरा हो और न्यू थिंग्स क्रिएट करने का उसमें एक डिज़ायर हो। फिर आगे सेल्फ डिसिप्लिन कि एजुकेशन हमें ट्रेन करे कि हम खुद पे कंट्रोल रख सकें, हमारी रीजनिंग और जजमेंट जो हमारी जजमेंट है हमारे एक्शंस की उसको कंट्रोल में रखे। ठीक है, फिर आगे ओपन माइंडेडनेस, तो उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन इस तरह से दी जानी चाहिए कि वो हमारे अंदर एक ओपन माइंडेडनेस डेवलप करे ताकि हम जो न्यू आइडियाज़ उनको एक्सेप्ट कर सकें। फिर वुमेन एजुकेशन जो है सेम अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को देनी चाहिए उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। फिर आगे ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो करती है प्रिजर्व करती है और ट्रांसमिट करती है कल्चरल हेरिटेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। फिर उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो प्रोफेशनल नीड्स होती हैं पीपल की उनको सेटिस्फाई करे, उनको सेल्फ स्टैंड और सेल्फ रिस्पेक्टेड बनाए। ठीक है, फिर एजुकेशन इंडिविजुअल को डेमोक्रेसी के लिए ट्रेन करे, हायर वैल्यूज़ उसमें डेवलप करे, जैसे फेयरलेसनेस ऑफ माइंड, कंसाइंस के स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी पर्पस की। फिर आगे विजडम और नॉलेज, उन्होंने कहा कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर आगे कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया, जो एजुकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए जो हमारे इंडिया की जो कल्चरल यूनिटी है उसको प्रमोट करे। फिर आगे टीचिंग स्टाफ, ठीक है, उन्होंने कहा कि 4 क्लासेस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी टीचर्स की, प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी लिए प्रमोशन जो हो मेरिट के बेसिस पे होगी। उसने बहुत सी रिकमेंडेशंस दी जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड, वर्किंग आवर्स जो होंगे, कितना काम कब से कब तक काम करना है, लीव के लिए, पीरियड्स के लिए। फिर सैलरी जो स्केल होगा उन रिटायरमेंट एज इन सभी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सी रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, सबसे पहले था स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग का, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जो स्टैंडर्ड एडमिशन का यूनिवर्सिटी कोर्स है वो की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दैट इज़ 12th के कॉरस्पॉन्ड में होगा। ओवर क्राउडिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम नंबर जो है आर्ट और साइंस फैकल्टीज़ का एक जो टीचिंग यूनिवर्सिटी है वो 3000 फिक्स कर दिया गया और कॉलेज को 1500 कर दिया गया। जो नंबर था वर्किंग डेज़ का वो सब्सटेंशली इंक्रीज़ कर दिया ताकि मिनिमम 180 डेज़ एक ईयर में होना चाहिए, उसमें से एग्ज़ाम डेज़ उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, फिर आ गया करिकुलम या कोर्सेज ऑफ स्टडी, उन्होंने रिकमेंड किया कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, थ्योरी और प्रैक्टिस वो दोनों होंगे, स्टडी मतलब स्टडी ऑफ थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। मास्टर डिग्रीज़ ऑनर स्टूडेंट्स को एक ईयर की स्टडी के बाद दी जाएंगी। ठीक है, मदर टंग क्लासिकल जो क्लासिक्स है, MIL है, फिर उसका इंग्लिश जर्नल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, लॉजिक है, साइकोलॉजी है, म्यूज़िक, होम साइंस है, हाइजीन है, मैथ, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये इंक्लूड होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा पोस्ट जो ग्रेजुएट टीचिंग से कि जो
एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं MSc M.Com क्लासेस में। फिर कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे उन्होंने मतलब स्ट्रेस दिया। हार्ड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन हो चाहिए जो भी कोर्स प्रेस्क्राइब किया गया है। रिसर्च से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी कि जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्च जो PhD डिग्री कर रहे हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे। जो सिलेक्शन होगी सब्जेक्ट्स की वो एडवांस नॉलेज खुद की रिसर्च के द्वारा जो होगी उसके बेसिस पे होगी। एक सुपरवाइज़र होगा जो बच्चों की जो भी नीड्स हैं उनको मतलब उनका ध्यान रखेगा और एक वीक के वो थीसिस करेगा। जो थीसिस होंगी वो 3 एग्जामिनर्स एक एग्जामिन करेंगे, 2 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल एग्जामिनर होगा। ठीक है। एक एक वाइवा एग्जामिनेशन होगा रिसर्च वर्क से रिलेटेड। हर यूनिवर्सिटी का एक सर्टेन कुछ नंबर होगा रिसर्च फेलोशिप का जो रिसर्च को एनकरेज करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इस प्रोसेस से क्या का मतलब है कि जो मैन और वुमेन उनको एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज हैं जो प्रोफेशनल फील्ड में उनके लिए बनाया गया कि टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर जैसे सबसे पहले हमारा आता है। तो इंडियन एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सो एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो एक मस्ट है, मतलब ज़रूरी है। सो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस को भी स्ट्रेंथन किया गया। फिर मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड की जो मैक्सिमम नंबर एडमिशन्स की मेडिकल कॉलेज में कितने 100 होंगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो कॉलेज कैंपस में दी जाएगी। हिस्ट्री और मेडिसिन की वो फर्स्ट डिग्री कोर्स में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। रिसर्च फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और नर्सिंग भी कॉलेजेस में होगी। ठीक है। फिर आगे एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट थे उनको इम्प्रूव किया जाएगा। जो इंजीनियरिंग स्कूल्स होंगे उनका नंबर बढ़ाया जाएगा। ट्रेन फोरमैन, क्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन, ओवरसीज़ इन सब के लिए। जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। हायर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होंगे। जो फैकल्टीज़ होंगी उनको फैकल्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बोला जाएगा। जो एजुकेशन ऑफ लॉ ऑफ लीगल एजुकेशन, जो लीगल एजुकेशन होगी वो रिकोगनाइज की जाएगी। लॉ टेंजेंट होंगे जो भी टीचिंग बाकी सब्जेक्ट्स की टीचिंग का पैटर्न होगा उस पर। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब एडमिशन जो होगा स्टूडेंट्स की फैकल्टी के लॉ में इस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी कुछ। जो स्टूडेंट्स डिग्री कोर्स लेंगे लॉ में वो दूसरी कोई डिग्री कोर्स कैरी नहीं कर सकते। जो टीचर्स होंगे होल टाइम या पार्ट टाइम जो होंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी रिसर्च की वो भी अवेलेबल की जाएंगी। फिर आगे टीचिंग प्रोफेशन। जो कोर्स होगा ट्रेनिंग कॉलेजेस का रीमोल्ड होगा। स्टूडेंट जो सूटेबल स्कूल्स होंगे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। वेल एक्सपीरियंस स्टाफ जो रिक्रूट किया जाएगा ट्रेनिंग कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स होंगे वो उनको एनकरेज किया जाएगा कि मास्टर्स डिग्री के लिए वो प्रोसीड करें कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद। फिर रिलीजियस एजुकेशन। हर जो इंस्टीट्यूशन है वो एक कुछ मिनट की साइलेंट मेडिटेशन के साथ स्टार्ट होगा, जैसे आप स्कूल में होती है ना प्रेयर्स वगैरह होती है। सो जो लाइव और लाइव मतलब बच्चों की लाइफ्स होगी, टीचिंग होगी ग्रेट रिलीजियस लीडर्स की, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सलिटी होगी करेक्टर स्क्रिप्चर की, वो पढ़ाया जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम फिलॉसफी, रिलीजन की फिलॉसफी जो वो भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है। फिर आगे वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन उन्होंने बोला कि सेपरेट वुमेन कॉलेजेस खोले जाएंगे। मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वुमेन्स को दी जाएंगी। एनकरेज किया जाएगा वुमेन्स को कि वो होम इकोनॉमिक्स और होम मैनेजमेंट की एजुकेशन एक्वायर करें। लेडीज़ टीचर्स को स्कूल और कॉलेजेस में अपॉइंट किया जाएगा और फीमेल्स को पे भी किया जाएगा। ठीक है। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फेडरल लैंग्वेज डेवलप की गई, एनरिच की गई इंटरनेशनल टेक्निकल टर्म्स के साथ। हिंदी जो थी लैंग्वेज थी यूनियन की। स्टूडेंट्स को कम से कम 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। एक मदर टंग होगी, फेडरल लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हो गई। ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट थी जो वो यूज़ की गई। संस्कृत को इम्पोर्टेंस दी गई। हायर लेवल ऑफ लर्निंग जो होगी मदर टंग यूज़ होगी। फिर एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी का एक परमानेंट बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स होगा। क्लास वर्क मतलब दिया जाएगा। एक्सपीरियंस टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे एज एग्जामिनर। यूनिफॉर्म मार्किंग होगी स्टैंडर्ड्स की। ठीक है। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वाइवा एग्जाम्स जो भी कंडक्ट किए जाएंगे। फिर आगे हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज़। इसमें आता है कि स्कॉलरशिप जो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने में अच्छे होंगे उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरीज जो स्कूल और कॉलेज में मेंटेन की जाएंगी, खोली जाएंगी। फिजिकल और मेडिकल एग्जाम्स हैं वो 2 साल में 2 बार होंगे। एक्सटेंसिव और
वेल इक्विप्ड प्ले ग्राउंड्स मेंटेन किए जाएंगे, मल्टीपर्पज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएंगी, एनसीसी और एनएसएस का प्रोविज़न भी बनाया जाएगा। फिर आगे रूरल एजुकेशन, जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एस्टेब्लिश की जाएंगी, कॉलेजेस ओपन किए जाएंगे रूरल एरिया में, सेपरेट टीचर्स और टीचिंग टेक्निक्स जो प्रोवाइड की जाएंगी रूरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। रिसर्च फैसिलिटीज़ भी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होंगे रूरल एरियाज़ में उनको प्रिवेल की जाएंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है रूरल एजुकेशन का, वो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में प्लेस किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसर्न था यूनिवर्सिटी का वो किसके साथ है, फाइनेंस, जो भी कोऑर्डिनेशन है फैसिलिटीज़ के स्पेशल सब्जेक्ट्स में, नेशनल पॉलिसीज़ की अडॉप्शन है, मिनिमम स्टैंडर्ड है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो है जो रिलेशन है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड नेशनल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और साइंटिफिक सर्वे के साथ। जो फाइनेंस था यूजीसी का सेटअप किया गया फॉर एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब हमारा कोठारी एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन हम जिसको बोलते हैं, तो ये हम करेंगे। अब जैसे सबसे पहले जुलाई 1964 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक कमीशन अपॉइंट की, ठीक है, एडवाइस करने के लिए नेशनल पैटर्न है जो एजुकेशन को, जो भी जनरल प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर प्रोफेसर DS कोठारी जो कि यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी तो न्यू दिल्ली में उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन इस कमीशन का। तो 17 मेंबर्स थे, 24 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे अवेलेबल थे एडवाइस के लिए। जो कमीशन था उसने अपना काम अक्टूबर 1964 में स्टार्ट किया और अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 में दी। जो कमीशन था उसने 12 टास्क फोर्सेज सेटअप्स के और 7 वर्किंग ग्रुप्स दिए। जो उसके मेजर रिकमेंडेशन, सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन आते हैं हमारे। जो कमीशन थे उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी रिफॉर्म ज़्यादा अर्जेंट नहीं है देन टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमिश्नर्स ने रिकमेंड किया कि प्रोडक्टिविटी, जो एजुकेशन का एम होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को होना चाहिए, ताकि जो नेशनल इनकम है उसको प्रोवाइड मतलब बढ़ाया जा सके। जो लिंक होगा एजुकेशन और प्रोडक्टिव में वो फॉलोइंग प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स हैं इनके थ्रू जो लिंक बनाया जा सकता है। सबसे पहले साइंस एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट स्कूल एजुकेशन, अल्टीमेटली एक हर कोर्सेज का यूनिवर्सिटी लेवल पे बन गया है साइंस एजुकेशन। वर्क एजुकेशन को भी एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन जनरल वोकेशनल लेवल्स पे बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस, हर एफर्ट किया गया ताकि जो लिंक प्रोग्राम्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से लिंक किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस। फिर वोकेशनलाइजेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल होनी चाहिए। हायर एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो होता था एग्रीकल्चरल टेक्निकल एजुकेशन पे होता था। जो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन, जो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन की अचीवमेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एजुकेशनल सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कंट्री के लिए। और उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे सबसे पहले कॉमन स्कूल्स आते हैं। जो कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि अगर एजुकेशन सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट का, जनरल सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन पर्टिकुलर में, तो हमें एक जो कॉमन स्कूल सिस्टम का गोल है पब्लिक एजुकेशन के लिए उसकी तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोशल नेशनल सर्विसेज, वो उन्होंने देखा कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था वो रिस्पॉन्सिबल है जो इंक्रीजिंग गल्फ है एजुकेटर और अनएजुकेटेड के बीच में, इंटेलिजेंट या और मासेस के बीच में वो बढ़ रहा है, ठीक है। इस ईवल को रिमूव करने के लिए कुछ सोशल और नेशनल सर्विसेज की फॉर्म्स को मतलब बनाया गया, ऑब्लिगेटरी बनाया गया हर लेवल पे जो भी एजुकेशन के लेवल्स होंगे। फिर आ गया प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी आप में जगाए, आपके प्रॉपर इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ आप में बिल्डअप करे, ठीक है। और फिर आ गया कि एजुकेशन को ट्राई करना चाहिए को इंटेलिजेंट बच्चों को बनाए, एडुकेट साइज में बनाए, कॉम्पिटेंसी जो कि हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आए, ठीक है। फिर आ गया कल्टिवेटिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो स्ट्रेस देता है जो भी फंडामेंटल सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की कल्टीवेशन पे। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो रोल होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ मेजर्स अडॉप्ट करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी एजुकेशन में, मॉरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके कंट्रोल में वहाँ पे। फिर आ गया सोशल, मॉरल, रिलीजियस वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए कुछ पीरियड जो टाइम टेबल में वो फ्रेम किए जाने चाहिए। जो यूनिवर्सिटी
रोल ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जो यूनिवर्सिटीज़ थी कंपैरेटिव रिलीजन की, उन्होंने कोई स्पेशल कंसर्न इस जो एस्पेक्ट था एजुकेशन पे उसकी तरफ शो किया, ठीक है। उन्होंने कुछ वेज और मीन्स सजेस्ट किए इन वैल्यूज़ को वाइजली और इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए। फिर डिफरेंट रिलीजन्स की स्टडी, इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं पाए जाते हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, तो नेसेसरी है कि एक टॉलरेंट स्टडी हर रिलीजन की प्रमोट की जाए ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें और इकट्ठे पीसफुली रह सकें। फिर एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स आगे हमारे सबसे पहले जो जनरल एजुकेशन थी वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है 4 साल लोअर प्राइमरी के, 3 साल हायर प्राइमरी के एंड 3 साल लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के। जनरल एजुकेशन के अलावा प्राइमरी एजुकेशन 1 to 3 ईयर वो बच्चों को दी जानी चाहिए। जो थीम था हायर एजुकेशन का जो वो था कि 2 ईयर्स के लिए फिक्स था और उसके बाद डिग्री कोर्स 3 साल का। फिर टीचर का जो स्टेटस था जो इकोनॉमिक सोशल प्रोफेशनल स्टेटस था टीचर का, उसके इम्प्रूवमेंट भी मतलब उनको लगा कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पे स्केल था टीचर्स का गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में वो सेम रहेगा। प्रॉपर सर्विसेज कंडीशन और फैसिलिटीज़ रेजिडेंट्स को दी जाएंगी और उनको अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए भी एनकरेज किया जाएगा। जो टीचर्स की एजुकेशन होती थी उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस दिए रिगार्डिंग उनकी प्रोफेशनल प्रिपरेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए। स्टेट बोर्ड जो था टीचर्स एजुकेशन का वो एस्टेब्लिश हर स्टेट में किया गया और हर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि वो प्रॉपर प्रोविजंस बनाए टीचर एजुकेशन के लिए। फिर आए इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये ऑब्जर्व किया कि इनइक्वालिटीज़ हैं बहुत से केसेस में गर्ल्स और बॉयज़ के और डेवलप्ड बैकवर्ड एरियाज़ जो बैकवर्ड क्लासेज है वहाँ पे। सो इनमें इक्वालिटीज़ लाने के लिए कमीशन ने फ्री एजुकेशन का रिकमेंडेशन दी कि जो लोअर सेकेंडरी स्टेज है वहाँ पे फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। हायर सेकेंडरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो जो पुअर और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री देनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप भी देनी चाहिए। फिर आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दी गई। सेंटर्स जो ओपन किए गए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में ताकि प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपैंड किया जा सके। मैनेजर्स थे जो प्राइवेट स्कूल्स के उनको एनकरेज किया गया कि वो प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपैंड करें। फिर आता है कॉमन स्कूल करिकुलम। जनरल और नॉन जनरल वोकेशनल जो नॉन वोकेशनल स्कूल्स थे, ठीक है। एक कॉमन करिकुलम जनरल एजुकेशन का प्रोवाइड किया गया फर्स्ट 10 ईयर्स के जो स्कूल एजुकेशन के होते हैं उनके लिए। अब लोअर प्राइमरी स्टेज थे जो उसमें जो करिकुलम है सिंपल होता था, जो फॉर्मल सब्जेक्ट्स का लोड कम कर दिया गया, एम्फेसिस दिया गया लैंग्वेज और एलिमेंट्री मैथ्स पे। फिर हायर प्राइमरी स्टेज आती है, स्टेज में जो करिकुलम था वो उसको बढ़ा दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया और डीपन भी कर दिया गया। टीचिंग मैथड्स थे वो ज़्यादा सिस्टमेटिक बन गए, जो स्टैंडर्ड था अटेनमेंट का वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। हायर सेकेंडरी कोर्सेज में जो कोर्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं ताकि स्टूडेंट्स कोई भी 3 ग्रुप्स के अपनी मर्ज़ी से स्टडी करें, ग्रुप ऑफ 3 सब्जेक्ट्स वो स्टडी करें अपनी मर्ज़ी से और डेप्थ में जाके स्टडी करें विद कंसिडरेबल फ्रीडम एंड कमांड। फिर आगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। जो सुपरविजन थी वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है जो सेकेंडरी स्कूल की वो करता था। जो एजुकेशन सेक्रेटरी होता था वो एजुकेशनिस्ट होता था रादर देन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। वो एजुकेशन प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करता था एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारी हायर एजुकेशन आती है। हायर एजुकेशन की बात करें जो कमीशन ने यूजीसी रिकमेंड किया तो 6 यूनिवर्सिटीज़ जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी थे वहाँ पे बनाए गए जहाँ पे बेस्ट टाइप की जो ग्रेजुएशन टीचिंग और रिसर्च वर्क वो परफॉर्म होता था। फिर माता एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंड किया गया कि हर स्टेट में कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कम से कम 25 स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशनल जो वोकेशनल टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है उसके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो फैसिलिटीज़ हैं शॉर्ट कोर्सेज़ के, कॉरेस्पेंडेंट कोर्सेज, शॉर्ट एक्सटेंसिव कोर्सेज़ के वो स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन ख़त्म कर ली है। फिर आता है हमारा एजुकेशन ऑफ साइंस। जो स्टडी सेंटर्स थे वो हायर मैथ्स और साइंस की हायर एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश होने चाहिए। करिकुलम जो बच्चों की प्रेजेंट नीड्स हैं प्रेजेंट टाइम की उनके अकॉर्डिंग फ्रेम होना चाहिए। अडल्ट एजुकेशन आती है, ठीक है। फिर आगे के
अडल्ट एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक नेशनल बोर्ड अडल्ट एजुकेशन का बनाना जाना चाहिए और इस तरह के बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने रिकमेंड किया कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं टीचिंग के वो अडॉप्ट करने चाहिए ताकि एजुकेशन को मोर लिविंग फोर्स बनाया जा सके। स्कूल बिल्डिंग मतलब जो कमीशन ने उसने रियलाइज़ किया जो प्रेजेंट पोजीशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उन्होंने ये फेल्ट मतलब रियलाइज़ किया कि नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो बैकलॉग्स हैं अनकंस्ट्रक्टेड स्कूल बिल्डिंग्स के उनके रिलेटेड। फिर आगे इवैल्यूएशन जो रिटन एग्जामिनेशन था उसको इम्प्रूव किया गया। स्टूडेंट ग्रोथ के और भी एस्पेक्ट्स को मेज़र किया गया। जो टेक्स्ट बुक होती थी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक वो भी कंट्री में बनाए गए। फिर आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कमीशन था उसने रिकमेंड किया कि ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको एजुकेशन के लिए एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ किया जा सके। रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया गया। फिर आगे हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो जो कमीशन थे उसने प्रपोज़ किया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज उनका होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है करिकुलम कंक्लूजन में हम क्या बोलते हैं कमीशन ने काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस दी जो भी एजुकेशन की रिगार्डिंग उन्होंने दी। इंडिया की जो प्रेजेंट कंडीशंस थी कंट्री को उनको व्यू में रखते हुए कंप्रेहेंसिव अप्रोच थी एजुकेशन प्रॉब्लम्स के लिए और उसने एजुकेशन को लिंक किया जो भी नेशनल नीड्स थी एसलेटेड ग्रोथ और रैपिड सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। So that's all from this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel and bell notification को भी ज़रूर दबा लें ताकि हम आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप कोई भी वीडियो मिस या स्किप ना करें। सो यहाँ पर हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी PDFs मिल जाएंगी एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल पे बहुत से करंट अफेयर्स के एंड 4th क्लास के एग्ज़ाम के लिए भी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच गाइस।